कि जानबूझकर ऐसा सर्वे कराया गया जो कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा सकता। केशव प्रसाद मौर्य जी, फिर 5 साल उनकी हालत क्या हुई, कभी बोर्ड उखाड़ लिया गया, कभी उनको राम मंदिर के शिलान्यास में पंडाल में बिठाया गया, कभी उनको स्टूल पे बिठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हंगामा किया। हाँ। उस बयान को लेकर पूरी तरीके से ओबीसी के एससी एसटी के आरक्षण को खत्म किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की विरोधी है। नमस्कार, मैं इस वक्त राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ हूं और उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, जिसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और उस लड़ाई को आज जो है वो एकदम बेमानी से साबित हो रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला दिया है कि अब ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव में लागू नहीं होगा। संजय जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कहा यह जाता है कि जो सपा का ओबीसी वोट एक अच्छा खासा हुआ करता था, उसका एक बड़ा चंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान तो बीजेपी को ही है। तो फिर उन पर ये इल्ज़ाम कैसे लग सकता है कि उनके कारण ये फैसला आया है? देखिए, ऐसा है, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने पार्लियामेंट में भी वो सवाल उठाया था। उसमें ओबीसी के आरक्षण को बुरी तरीके से इन्होंने खारिज करने का काम किया। उसको लेके आंदोलन भी किया छात्रों ने। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी का लोकसभा और राज्यसभा में दिया गया जवाब है, जिसको मैंने कई चैनल्स पे दिखाया। आप कहेंगे तो आपको भी दिखा देंगे जी। बुरी तरीके से ओबीसी के एससी एसटी के आरक्षण को खत्म किया गया है, बुरी तरीके से। यानी भागीदारी होनी चाहिए 27% हो रही है 10%, 5%, 1%, 2%। तो मानसिकता और विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की विरोधी है और इनके नेता तो खुद ही खुलेआम कह चुके हैं। भागवत जी बिहार के चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए इस देश के अंदर। और ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए जी। जरूर। 2017 के आधार पर अगर आप कोई सर्वे करा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्वे बुनियादी तौर पे आपका गलत है, क्योंकि 2017 का सर्वे एक अलग आंकड़े के आधार पे हुआ होगा। 5 साल में जो आंकड़ा है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपको नया सर्वे कराना चाहिए। ये एक सामान्य समझ के 10वीं पास बच्चे को भी ये बात समझ में आती है। आपने ये काम नहीं किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई कि ट्रिपल के फॉर्मूले के आधार पर आप सर्वे कराइए और सर्वेक्षण कराइए, उसके आधार पर आप आरक्षण दीजिए। आपने वो ट्रिपल का फॉर्मूला भी लागू नहीं किया। 7 महीने पहले फैसला आया, बावजूद इसके आपने कोई आयोग का गठन नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर 2017 के सर्वे के आधार पर जो आरक्षण किया, वो इसीलिए किया कि आरक्षण खत्म किया जाए। अब जब हल्ला हंगामा चारों तरफ से हुआ तो कह रहे हैं नहीं साहब, हम बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। मान लीजिए हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तब आप क्या करेंगे? तो बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मानसिकता से पिछड़ों और आदिवासियों की और दलितों की विरोधी है, उसने जानबूझकर ये सर्वे कराया जिससे ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय चुनाव में खत्म हो। और इसके लिए आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। बगैर आरक्षण के उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी का हक, जैसा आपने कहा, लंबी लड़ाई के बाद मिला है उनको और आप उसको खत्म करने का प्रयास कर। लेकिन उन्हीं की पार्टी में काफी पदों पर, कैबिनेट में भी काफी सारे ओबीसी मंत्री हैं, वो उनको जगह भी देते हैं, बोलने की भी पूरी आजादी देते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तब फिर भी इतने बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष कौन था? केशव प्रसाद मौर्य जी। 2017 में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी मुख्यमंत्री बनने की हुई? केशव प्रसाद मौर्य जी। फिर 5 साल उनकी हालत क्या हुई? कभी बोर्ड उखाड़ लिया गया,
कभी उनको राम मंदिर के शिलान्यास में पंडाल में बिठाया गया, कभी उनको स्टूल पे बिठाया गया। तो कितना अपमान, अगर आप ओबीसी नेता के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य को ही देखते हैं तो उनका जितना अपमान हो सकता था किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना अपमानित किया गया, पार्टी छोड़ के चले गए। दारा सिंह चौहान जी को इतना अपमानित किया गया, पार्टी छोड़ के चले गए। तो एक लंबी श्रृंखला है जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के और दलितों के जो नेता हैं भी उनको इस कदर अपमानित करते हैं कि या तो वो अपमान का घूंट पी के रहते हैं या वो पार्टी छोड़ देते हैं। सर, लेकिन यही इल्ज़ाम जो है बीजेपी आपकी पार्टी पे लगाती है। दिल्ली में ही जब 5 अक्टूबर 2022 का प्रकरण होता है राजेंद्र पाल गौतम जी वाला, वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं जो कि इस देश के संविधान निर्माता ने पढ़ी थी, और उसी के ठीक बाद उनको ऐसा कहा जाता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा इस बात में, कि आप ही के पार्टी के आला अधिकारियों ने, नेताओं ने उनसे इस्तीफा देने को कहा है, और वो अपना इस्तीफा दे भी देते हैं, कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, एमएलए रहते हैं सिर्फ। तो ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे भी लगते हैं सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हंगामा किया। हाँ। उस बयान को लेकर। हाँ। और उन्होंने तो पार्टी से निकालने की मांग की राजेंद्र पाल गौतम जी की। दूसरी बात, गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के पोस्टर लगा के वहां ऐसा नफरत फैलाने का काम उस बयान के आधार पे किया गया जिसकी कोई सीमा नहीं, तो 2 दिन के अंदर। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, और गुजरात का चुनाव हम सबके लिए महत्वपूर्ण था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने खुद सामने आके जो बयान दिया है उतने को ही आप सच मानिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हम इसको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के राजनीति में गंदा खेल खेलने का साधन नहीं बनाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं दुष्प्रचार करके अपने पक्ष में कैश कराए, इसको हम नहीं होने देना चाहते, और इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन पार्टी को उनके साथ भी तो खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं। जो इस देश के संविधान निर्माता ने कहा उन्होंने वही बात दोहराई, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता उनके समर्थन में खड़ा हुआ नहीं नजर आया। जितना भी लोगों ने बाहर से देखा कि हम आपके साथ हैं गौतम जी, आप जो है पद ना छोड़ें। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उस समय चुनाव की परिस्थिति के कारण जो जिस तरीके से जो गुजरात के चुनाव में ये लोग खेल खेल रहे थे बीजेपी के लोग, उसके आधार पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने खुद से फैसला लिया और उसके लिए खुद से आके वो बोले, तो मैं समझता हूँ उसी को आधार मानना चाहिए। ठीक है। मैं वापस आता हूँ उत्तर प्रदेश के ही मुद्दे पे। वोट बैंक सबसे बड़ा उन्हीं का है, और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदलवाएंगे। तब भी सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। आप इसको कह सकते हैं कि मैं जो उनका पक्ष है उनके पक्ष से आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो तो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो है सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई दोबारा लड़ेंगे और इस फैसले को बदलवाएंगे। वो क्या केवल वादा नजर आ रहा है या फिर उनकी कुछ और भी है, या फिर राजनीतिक तौर पे तो आप विरोधी हैं ही, लेकिन क्या 1% भी उनमें ईमानदारी हो सकती है? देखिए, आपको यहाँ से आरएमएल हॉस्पिटल जाना है। हाँ। एक सीधी सड़क है, सीधा रास्ता है। हाँ। आप चले गए घूमकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, फिर चले गए इंडिया गेट, फिर आप चले गए छतरपुर, फिर आप कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे आरएमएल। भाई, जो सीधा रास्ता था, जो तुम्हें पता था, खुली आंखों से दिख रहा था, सामान्य ज्ञान से समझ में आ रहा था कि ये सर्वे गलत साबित होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, कानून की दृष्टि से ये पूरी तरीके से गलत है, हम 17 के सर्वे के आधार पे आरक्षण नहीं दे सकते। ये तो सामान्य समझ की बात है ना। आपने जानबूझ के सर्वे कराया, आपने ट्रिपल-टी का फॉर्मूला लागू नहीं किया, आपने आयोग का गठन नहीं किया। जब आपको 4 जूते पड़े तो आप कह रहे हो नहीं साहब, हम अब आयोग का गठन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट लड़ेंगे। क्यों भाई? आपको ये पता नहीं था? मैंने इसीलिए कहा आपको कि जानबूझकर ऐसा सर्वे कराया गया जो कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा सके। वो हो गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे भी काफी बात की जाती है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में तो कोर्ट ने सर्वे नहीं मांगा कि कितनी भागीदारी है कितनी नहीं है। ओबीसी आरक्षण में जो है वो सर्वे मांग रहा है, जो है अदालत मांग रही है।
तो लोग अदालत की नीयत पे भी शक कर रहे हैं कि जो बयान आए, मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया इसी मुद्दे पे, तो वो बोल रहे हैं कि जो कोर्ट में लोग बैठे हैं और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से फायदा जिनको मिलेगा वो लोग सेम है, इसलिए उन्होंने जो है वो सर्वे नहीं मांगा, क्योंकि जो जजेस हैं वो सवर्ण समाज से आते हैं और ओबीसी आरक्षण की बात है, इसीलिए अब वो मामले को लंबा खींच रहे हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात देखता हूं, जज तो सरकार नहीं चलाते, सरकार तो चलाती है राजनीतिक पार्टियां। और राजनीतिक पार्टियों में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक बड़ा वोट ओबीसी समाज का लेकर ये सत्ता में आए। तो धोखा देने का काम असल तौर पे किसने किया? बीजेपी ने किया। लेकिन मेरा सवाल सरकार ने इसमें- किया। हाँ, मैं आ रहा हूं, जी। सरकार ने किया। सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। अब आ जाइए आप जुडिशरी की बात। जी। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे जब ये आरक्षण लागू किया गया था, उसमें भी तमाम खामियों का मुद्दा मैंने उठाया था पार्लियामेंट के अंदर। हमारी ही पार्टी ने अकेले उठाया था जी। कि भाई ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कह रहे हैं कि हम ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये बात अपने आप में झूठी है। लेकिन तब माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे हम लोग ये कहते रह गए कि भैया ये जो मुद्दा है इस पे इनसे जवाब तो मांगिए कि कैसे प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन वो कुल मिलाकर ऐसा माहौल इन्होंने बनाया कि उसमें सारे लोग, अब आप देखिए क्या है कि जब आप कहते हैं कि हम गरीब सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं, पहली बात तो आपका आधार ही जो आपने तय किया वो गलत है। और मैंने कहा था कि इससे सवर्णों को भी फायदा नहीं होने वाला है। इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण से सवर्णों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये बात भी मैंने बोली जी। दूसरी बात, जब आप 50% आरक्षण देते हैं एसटी, एससी, ओबीसी को, तो 50% जो जनरल कैटेगरी के लिए होता है उसमें भी ओबीसी, एसटी और एससी का कोई कैंडिडेट जो जनरल के मुताबिक क्वालिफाई करता है वो उसमें भी पा जाता है। तो ये तो आरक्षित है और 50% में उसको खुली छूट होती है कि वहां भी उसको नौकरी मिल सकती है। जब आपने उसमें से 10% कटौती कर ली तो कितना बचा? 40% बचा। लेकिन फिर कैप भी तो हट गई, इंदिरा साहनी केस वाली कैप भी तो हट गई। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि फिर तो आपने नुकसान तो किया ना, ये जो एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण का था। तो ये जब आप कहते हैं कि भाई हम ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को देके हमने कोई नुकसान नहीं किया, ये बुनियादी तौर पे गलत बात है। क्या कोई सही तरीका हो सकता था ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने का? नहीं, मैं कह रहा हूं आप जिस तरीके को लागू किए हैं, अभी तो सवाल यही इसी पे उठेगा ना। आपने कहा हमने सजेशन, आपने कहा हमने, भाई कोई सजेशन मांगेगी सरकार तब तो देंगे। हाँ, नहीं आप हमारे सरकार माध्यम से सरकार को सजेशन दे सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम आपके कैमरे पे तुरंत कोई हाँ, जानकारी। खैर ये भी ठीक बात। अगर वो एक खाका लेके सामने आते, उसमें हम किस तरह का सुझाव दे सकते हैं वो हम उनके सामने रखते। तो क्या इनपुट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है सरकार में कि अगर आप कोई एक सीरियस इनपुट दे? भाई 3 घंटे पहले हाथ में बिल पकड़ाते हैं, अच्छा, कहते हैं अब इस पे चल के बोल दो और पास कर दो, बस बोल दो और पास कर दो, बस। समय मिलता है पढ़ने का अच्छे से? अरे 3 घंटे में क्या अगर मिलता होगा? सीधे राज्यसभा में आ गया हाँ। तो आप 3 घंटे में कौन कौन सी धारा पढ़ेंगे और कौन सा उसका काउंटर तैयार करेंगे और क्या आप बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर लोकसभा में आता है तब तो चलो ठीक है, हम लोगों को मौका लग जाता है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दूसरे दिन आता है हमारे यहाँ, मान लीजिए कोई बिल डायरेक्ट राज्यसभा में आया तो यही तरीका है। 3 घंटे पहले आपके हाथ में बिल मिलेगा, और भी कम बल्कि कह लीजिए। तो ना हेल्दी डिस्कशन हो रही है, ना किसी की राय लेना चाहते हैं, ना कोई सुझाव लेना चाहते हैं, कोई बिल स्क्रूटनी में भेजना नहीं चाहते। तो कैसे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट हो पाएगा किसी कानून को बनाने के लिए? चलिए, ऑन रिकॉर्ड तो हमें उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं देखने को मिलता है। क्या संसद में ऑफ रिकॉर्ड भी कोई डिस्कशन हो पाता है सत्ता पक्ष के साथ? ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन का एक ही माध्यम है, आधे 1 घंटे की जो मीटिंग होती है वो बिजनेस एडवाइजरी की होती है,
उसमें उपराष्ट्रपति जी के समक्ष सारे दल बैठते हैं, सरकार अपना एजेंडा बताती है, कुछ बिलों पे जो आपत्ति होती है वो हम लोग कहते हैं, कुछ के बारे में अगर मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जिद करके वो अपना बिल लाते हैं। या कोई बीजेपी के सांसद ऐसे हैं कि जो बोलते होंगे संजय जी ये तो हमें भी ठीक नहीं लगता है, ये बात तो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये ऐसे बिल नहीं लाए जाने चाहिए थे? या कोई हैं बीजेपी के ऐसे नेता, आप भले ही नाम ना बताएं? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलते ही हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो उनकी भी मजबूरी है, एक पार्टी से बंधे हुए नहीं बोल पाते वो। खैर, देखिए, ये सारी जो बातचीत है वो ये है कि भागीदारी का प्रश्न है। जो आरक्षण लाया गया था बाबा साहब के द्वारा, जो आरक्षण इस देश के सारे उन लोगों को दिया गया था जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो भागीदारी का प्रश्न था। आप ज़रा पढ़िए, गूगल करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरी व्यवस्था में कौन से समाज की ज़्यादा भागीदारी है और किस समाज की कम भागीदारी है। भागीदारी के प्रश्न को हम कभी भी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं बना सकते। और जब एक लंबी लड़ाई के बाद कोई चीज़ हासिल की गई हो, अपना अधिकार हासिल किया गया हो, उसको एक फैसले के द्वारा, और या कहा जाए जो संजय जी कह रहे हैं कि सरकार की कोताही के कारण वो हक छीन लिया जाए लोगों से, तो सवाल उठाए जाने वाजिब है। पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।